वेलकम आप तमाम लोगों को वेलकम करते हैं इन अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकास्टिक। मेरे साथ एज़ यूजुअल स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद ज़ईम मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच अहमद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। वैसे तो ठीक है, तबीयत भी ठीक है, लेकिन जज्बात जो है ना मजरूह हुए हैं इमोशनली और ठीक नहीं है। इमोशनली ठीक नहीं है। नोबडी वाज हम्म मतलब हमारी हमारी होप्स इतनी हाई मेंटली थी। अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी टाइम इतने मामलात देख चुके हैं हम्म पाकिस्तान के हर वर्ल्ड कप में हम्म, कि अब मेंटली वो स्टेबिलिटी है, वो कोई इशू नहीं होता। ठीक हो गया। लेकिन ओ माय इमोशनली जो गुडनेस, है ना, ओ माय गुडनेस, मैं यार साथ साथ माइक ठीक कर रहा था। जी सर। इमोशनली हम डिस्टर्ब हो चुके हैं। ओके तो हाँ, इमोशनली हम डिस्टर्ब हैं क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ा ली थी अपनी टीम से, कुदरत के निज़ाम से, अपने प्लेयर्स से। जिस तरह से फ़खर लास्ट मैच में चले उससे हमने बहुत कुछ अपनी। जी सर अब ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ी हुई थी। ये सारे टेक्निकल ग्लिचेस लाइव के अंदर होते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। बट आज बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा। पाकिस्तान की उम्मीदों पर, हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। दुश्मन बहुत खुश हुए, वो तो हो ही रहे थे पिछले दिनों जिस किस्म की चीज़ें आ रही थी। इंग्लैंड से शिकस्त पर जो है वो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफ़र ख़त्म हो चुका है। इंग्लैंड ने आज, आपको पता है कि 338 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की टीम जो है वो सारी की सारी 43.3 ओवर्स में ढेर हो गई और 244 रन पर, जस्ट 244 रन पर इतना बड़ा टारगेट। और अगर इस टारगेट को 6.4 ओवर्स में आई गेस कह रहे हैं कि अगर हम अचीव करते, आप इमेजिन करें 338 रन 6-7 ओवर में, नामुमकिन सी बात है, तब जाके हम क्वालिफाई करते थे। तो आज के इस पूरे मैच का एक पोस्टमार्टम करने की ज़रूरत है, पूरी टीम के हवाले से पोस्टमार्टम करने की ज़रूरत है। फ्यूचर के हवाले से हम अहमद से पूछेंगे कि वो क्या सजेस्ट करते हैं, उन्हें क्या लग रहा है, हमारा क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से अब क्या होगा, टीम के मामलात किस तरह से चलेंगे। आज पर्टिकुलरली अगर आज की मैच की बात करें, आज हमारी सबसे पहले तो ये बताएं कि वो टीम इंग्लैंड जो किसी के ख़िलाफ़ नहीं चली। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे शेयर किया कि हमारे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, हाजी साहब, उनके पास बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा जी किसी के ख़िलाफ़ नहीं चली ना, उन्होंने सानू 338 स्कोर मार देता है, टारगेट दे देती। तो ये हुआ क्या? वेल हमारे बॉलर्स का आज क्या हुआ? ये तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान टीम का। एशिया कप में भी हमने ये देखा कि हमने उन प्लेयर्स को परफॉर्म करवाया जो आउट ऑफ फॉर्म थे। कईयों के करियर बनाए हैं क्रिकेट में, कई टीम्स के करियर बनाए हैं ऐसे ही और है। कई टीम्स के करियर डुबोए भी हैं। श्रीलंका के प्लेयर हैं कसल मेंडिस, बहुत अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहे थे। जी जी एशिया कप में हमारे अगेंस्ट परफॉर्म किया और उसके बाद वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है अब तक। जी। और इंग्लैंड की टीम जो अफगानिस्तान से हार गई और बड़े बड़े मैचेस हारी, और सबसे पहले इस वर्ल्ड कप से आउट होने वाली टीम, उसने आज कन्विंसिंगली इस तरह से, इतनी बुरी तरह किसी टीम को उन्होंने शिकस्त नहीं दी पूरे वर्ल्ड कप में जैसे सेमीफाइनल की इस कंटेंडर पाकिस्तान टीम को दी। सो वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान टीम चोक होते भी देर नहीं लगाती। और अब पाकिस्तान का ये तीसरा वर्ल्ड कप है मुसलसल के पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा। और ये इस बात से भी कतन देर नहीं लगाती है कि दूसरी टीम्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे कि उनको फॉर्म में वापस ले आए। आई मीन जिस तरह से आज आई गेस बेन स्टोक्स नाम है उनका, जिस तरह से वो खेले, एक शानदार इनिंग उन्होंने खेली। तो हारिस रऊफ़ हमारे पेसर, उनके हवाले से हमने बहुत दफ़ा बात की। आज आप बता रहे थे कि उन्होंने भी कोई वर्स्ट रिकॉर्ड सेट कर दिया, बॉलिंग की बात चली है तो बिल्कुल ऐसे ही है। और हारिस रऊफ ने अपनी नौयत का एक इंतहाई बुरा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जो कि शायद बहुत से प्लेयर्स जो चाहते हैं कि हम किसी सूरत हमारे नाम ना हो, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रन्स देने वाले प्लेयर बन चुके हैं माशाल्लाह। सबसे ज़्यादा 523 रन उन्होंने खाए हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा छक्के भी वो वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने अपने बॉलिंग कैरियर में किसी भी एक वर्ल्ड कप एडिशन में खाए हैं। अच्छा अहमद, आप क्या सजेस्ट करते हैं? आपके ख्याल में अब उनके करियर पर कोई क्वेश्चन मार्क लगेगा उनके करियर के हवाले से? टीम में, पाकिस्तान की नेशनल टीम में क्या असर पड़ेगा फ्यूचर में उनके? क्योंकि बड़ा सेटबैक है उनके लिए, इतने बड़े इवेंट में, इतने बड़े टूर्नामेंट में इस तरह का वर्स्ट रिकॉर्ड उनका बन गया। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम ये बात करें ना कि बहुत से लोग बात करते हैं कि यंग टैलेंट है, थोड़ा सा मौका दें, सारा कुछ हो, कंसिस्टेंसी के साथ चांसेस दें ताकि वो एक्सेल करने का मौका मिले। ये ऐसे प्लेयर्स हैं, शादाब हैं, हारिस हैं, शाहीन हैं, इन सबको कंसिस्टेंट चांसेस मिले हैं। उसके बाद जो सबसे अहम इवेंट था जिसके लिए ये तमाम तैयारियां आप बायलैटरल सीरीज़ में करते हैं, वहाँ पे आगे आपकी तमाम तर तैयारियां जो हैं वो बिल्कुल मलिया मेट हो गई, बिल्कुल कोई परफॉर्मेंस नहीं। और जो एक्सपेक्टेशंस थी उनकी अपनी भी, जो उनके माइंडसेट था, जो गेम का एक प्लान था, उसको भी वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए।
और जो टर्निंग पॉइंट था इन सब के लिए, पाकिस्तान शायद सेमीफाइनल में पहुंच भी जाता। स्टार्ट इतना भी बुरा नहीं था इस वर्ल्ड कप का, हमारी उम्मीदें कुछ ज़्यादा ही थी। जो अफ़गानिस्तान का मैच था स्पेशली वो, देन जो साउथ अफ्रीका वाला मैच था, ये दोनों मैचेस हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट किए। अच्छा, साउथ अफ्रीका वाले मैच में तो एक अब आपने कहा कि क्रिकेट में ये होता है, उस एपिसोड में बात हुई थी इस हवाले से, बट मुझे लगता है कि वो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ थी। अगर वो हमें मिल जाता लेग बिफोर विकेट तो हम वो मैच ऑलमोस्ट जीत चुके थे, क्योंकि टफ कंपटीशन में यही होता है कि एक डिसीजन या एक कैच अगर आपने ड्रॉप कर दिया या एक फील्डिंग गलत होगी तो वो मैच आपके हाथ से निकल जाता है। साउथ अफ्रीका वाला मैच बहुत क्लोज था। बिल्कुल बिल्कुल, वो अगर LBW दे दिया जाता तो पाकिस्तान वो मैच जीत जाता। बट अगेन अफगानिस्तान से जो हम हारे हैं वो हमें नहीं हारना चाहिए था। वो तो बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी। अफगानिस्तान की टीम ने इंग्लैंड को हराया और हम इंग्लैंड से हार गए। तो हम कहाँ खड़े हैं, ये अब सोचने की ज़रूरत है आई गेस। अच्छा, ये बताएं कि आप इस तरह की जब परफॉर्मेंसेज होती हैं तो हमारे यहाँ तो इतना अच्छा कल्चर आई थिंक नहीं है कि जब टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो कोई मेजर कोई प्रॉपर सर्जरी कहते हैं कि कोई मसला बिगड़ जाए तो पोस्टमार्टम या सर्जरी की ज़रूरत होती है। कुछ नज़र आ रहा है आपको कुछ फ्यूचर में ऐसी तब्दीलियाँ होते हैं? बिल्कुल होगा। टीम जो है जैसे ही वापस आएगी एक दफ़ा तो जाएंगे अपने अपने घरों को। लेकिन PCB ने अब मुशावरती कमेटी बुला ली है जिसमें चंद प्लेयर्स शामिल होंगे, साबिक क्रिकेटर्स। मिसबाहुल हक प्रॉबेबली उसको हेड करेंगे। हफीज़ जिन्होंने टेक्निकल कमेटी से इसी वर्ल्ड कप के दौरान की टीम के अनाउंसमेंट के होते ही इस्तीफ़ा दे दिया था, उनको भी दोबारा ऑन बोर्ड किए जाने के इम्कानात हैं। इसके अलावा और कुछ प्लेयर्स भी शामिल होंगे। उन तमाम की कमेटी होगी जो कि मुशावरत करेगी, उसमें कोचिंग कैप्टन्स के हवाले से भी होगी, टीम की तमाम स्क्वाड्स पर बात होगी कि आइंदा के लिए क्या प्लान्स हों, और स्पेशली जो कप्तानी के हवाले से कि वाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट की एक दोनों कप्तान कौन से होने चाहिए उस हवाले से भी मुशावरत होगी। सो तब्दीलियाँ होने के इम्कानात हैं। और भी बड़ी ख़बरें हैं, बाबर क्या सोच रहे हैं वहाँ पे, इंडिया में क्या उनके साथ मामलात चले और पाकिस्तान आकर वो क्या करेंगे, वो भी एक बड़ी बड़ी कहानी है। अच्छा, ये बताइए कि बीइंग स्पोर्ट्स एनालिस्ट आप व्हाट डू यू सजेस्ट कि क्या मेजर डिसीजन होने चाहिए अब आफ्टर दिस टूर्नामेंट रिगार्डिंग टीम? अच्छा, पहले तो ऐसे था कि हम जैसे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2017 में सरफराज ने बहुत अच्छा, क्योंकि हमने ट्रॉफ़ी जीती, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन उनको कप्तानी से हटा दिया गया था। ये वो ऐसे डिसीजंस हैं जैसे यूनुस खान ने 2009 का वर्ल्ड कप जीता, उन्हें हटाया गया। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ये एक रिवायत हमने बनाई हुई थी। अभी भी कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद इस वर्ल्ड कप के बाद बाबर को हटाना एक अच्छा प्लान नहीं होगा, लेकिन उसमें और दो पर्सपेक्टिव्स हैं। एक तो ये कि बाबर ने ना तो आपको कोई टूर्नामेंट जितवाया है, ठीक है, फाइनल्स तक, नॉकआउट्स तक जाना वो एक अलग बात, किस तरह से गए हैं वो भी देखना ज़रूरी है। बिल्कुल, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए ये है कि बाबर से प्रेशर हटे। जो उन पर तनकीद की एक रीज़न ढूंढी जाती है कि कप्तानी नहीं सही करते, उस हवाले से मेरे ख्याल में PCB को ये डिसीजन लेना चाहिए कि उनको कप्तानी से हटाया जाए और कोई और बेहतर कप्तान लाया जाए जिस पर अपनी परफॉर्मेंस का ज़्यादा प्रेशर ना हो, बाबर पर और ज़्यादा बहुत सारे बर्डन। अच्छा, जहाँ तक ये बात है ना कैप्टनसी की कि अगर उनको हटाया जाएगा इस मौके पर, हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए, द थिंग इज़ एक मतलब अगर ऑन मेरिट देखा जाए, इफ़ अ कैप्टन XYZ इज़ नॉट परफॉर्मिंग, इज़ नॉट डूइंग हिज जॉब प्रॉपरली एंड यू हैव अ सेकेंड ऑप्शन, तो उस सूरत में आई थिंक मेरिट बेस्ड डिसीजन होना चाहिए। बिल्कुल, और इन चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि उनको रेस्ट भी मिल जाएगा और एक जिम्मेदारी होती है, एक अपने इंडिविजुअल गेम पर ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। बिल्कुल। बट डू यू थिंक दैट वी हैव एनी अदर सब्स्टिट्यूट हु कैन बी बेटर देन बाबर आजम? बिल्कुल है, रिजवान एक बेहतर ऑप्शन है। यस, उसमें तो है स्किल्स, नज़र भी आती हैं विकेट कीपिंग करते हुए। जी जी, मुल्तान की कप्तानी उन्होंने की, मुल्तान को उन्होंने PSL की ट्रॉफ़ी जितवाई थी अपने दूसरे ही सीज़न में। और फिर साथ और चीज़ें कि शाहीन अफरीदी हैं स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, और इसके अलावा शान मसूद के हवाले से बातें होती हैं, लेकिन वो टेस्ट में उनको ज़्यादा कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन सरफराज भी उधर एक अच्छे ऑप्शन के तौर पर यूज़ हो सकते हैं टेस्ट में। अच्छा, ये बताएं कि हमने सरफराज की भी बात की, शाहीन की भी बात की और रिजवान की भी बात की। मेरा ख्याल है कि कैप्टन में जहाँ बहुत सारी और स्किल्स को मद्देनज़र रखना चाहिए, वहाँ एक कम्युनिकेशन स्किल भी देखनी चाहिए। और अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करें, बीइंग अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट आई गेस आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, बट हम जब स्क्रीन्स पर देखते हैं तो रिजवान की बॉडी लैंग्वेज इज़ मच मोर कम्युनिकेटिंग। आई मीन वो सबसे बात कर रहे होते हैं, इवन जो हमारे पश्तून प्लेयर्स हैं उनसे पश्तों में भी लगे होते हैं, और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा होता है बिकॉज अब मुझे समझ
समझ आ रही होती है। तो बिल्कुल एक अदरवाइज ओवरऑल पूरी टीम के अंदर उनकी एक बॉडी लैंग्वेज से जो कम्युनिकेशन नज़र आती है वो बड़ी अच्छी नज़र आती है। इन तीनों में व्हाट डू यू थिंक हु इज़ द बेस्ट अमंग्स, इन तीनों के दरमियान में कौन सा जो है ज़्यादा आपको पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है कि ही कैन बी द कैप्टन? और मुझे शाहीन में क्या personally- क्वालिटीज़ हैं? मतलब शाहीन में देखें वो एक वाइब्रेंट, उन्होंने लाहौर कलंदर्स में जिस टीम को संभाला और वर्ल्ड ट्रॉफ़ी जितवाई मुसलसल 2 साल लाहौर कलंदर्स ने ट्रॉफ़ी जीती। एक साल तो कैप्टन ही उनके और थे जिनको कोई नहीं जानता था। तो लेकिन वो जो एक वाइब्रेंट कैप्टन है, यंग हैं, डिसीजंस जो हैं ब्रेवली लेते हैं, सही वो एक पॉइंट है कि जिसकी वजह से उनको कंसीडर किया जाता है। लेकिन रिजवान इज़ मच बेटर चॉइस, मैच्योर चॉइस हैं। Same here, और बिल्कुल same here. बिल्कुल और दूसरा ये कि अगर हम सरफराज की बात करें तो हम्म। कीपिंग हिम आउट ऑफ टीम एंड ऑल ऑफ सडन आप उनको दोबारा टीम में लेकर आ रहे हैं और लैंड करवाते हैं एज अ कैप्टन, आई थिंक दैट वुडंट बी यू नो अ वाइज डिसीजन कि अगर इस तरह से किया जाए। नहीं सरफराज को लाना ज़रूरी है। उनकी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में अच्छी है, नहीं टीम में तो कायद-ए-आज़म ज़रूरी है, ट्रॉफी बट में मैं ये क्वेश्चन ये है कि क्या एज अ कैप्टन लाना वाइज डिसीजन होगा? क्यों नहीं होगा? कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का भी फाइनल हुआ है, अच्छा उनकी टीम ने जीता, वो अच्छा। कप्तानी कर रहे थे। हमारी टीम में बहुत सारी पॉलिटिक्स भी होती है ना, मतलब इतने अरसे से नहीं है टीम में, तो अब अगर अचानक से पॉलिटिक्स तो अब चल रही है ना कि जो बाबर के अगेंस्ट पूरी एक लॉबी, पूरा एक मोमेंटम, हमें तो यही नज़र आता है कि पीसीबी भी बिल्कुल अब नहीं चाहता कि बाबर आजम कप्तान रहें और आज कंसीडर के किया जा रहा है आज- सरफराज को। जी आज के मैच की अगर बात करें तो इंग्लैंड के लिए, हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट था ही कि हमने सेमीफाइनल में अगर क्वालिफाई करना था तो आज का ये मैच 287 रन के मार्जिन से जीतना था। लेकिन इंग्लैंड के लिए भी इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस थी, चैंपियन ट्रॉफी में वो क्वालिफाई कर गए। बिल्कुल ऐसे ही है। और इंग्लैंड की टीम, आज का जो हमारा मैच था बड़ा इंटरेस्टिंग सिनारियोस थे। एक तो पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता तो पाकिस्तान को कम से कम 400 रन तो बनाने ही थे। 400 रन बनाने के बाद भी इंग्लैंड को 112 रन तक महदूद करना था। उस इंग्लैंड को जो 338 बना के उसको 112 रन तक बना। और चलो उसके बाद हमारी आगे बॉलिंग हमें पहले करनी पड़ी, तो उसमें सिनारियोस हमारे बहुत मुश्किल हो गए। हमारा यही डर था कि अगर हम टॉस हार जाते हैं और हमें पहले जो है वो बॉलिंग करनी पड़ जाती है तो उस सूरत में हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि अगर इंग्लैंड को हम 50 रन तक रेस्ट्रिक्ट करते तो ये 2 ओवर्स में हमने टारगेट चेज़ करना था। ठीक हो गया। और आपने जैसे बताया कि 338 रन का टारगेट कितने ओवर्स में चेज़ करना था पाकिस्तान ने? 6.4 ओवर्स आई गेस पॉसिबल था। मतलब ओ माय गॉड। लेकिन हम जो कुदरत के निज़ाम के द्वारा अगर देखा जाए तो फिर पॉसिबल था, और अगर ऐसा हो जाता। अच्छा, एक इस हवाले से एक बड़ी मज़े की स्टेटमेंट वसीम अकरम की याद आई, जो उन्होंने अभी पिछले दिनों, कल परसों आई गेस, अपने पवेलियन शो के अंदर जो कर रहे हैं चैनल स्पोर्ट्स पर जो कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि एक तरीका उन्होंने बताया, ऑफ कोर्स सरकास्टिकली, कि अगर पाकिस्तान क्रिकेस्टिकली, हाँ क्रिकेस्टिकली हम बता रहे हैं, सरकास्टिकली उन्होंने बताया था। तो क्रिकेस्टिकली उन्होंने कहा कि वाह क्या वर्ड है जी, क्रिकेस्टिकली उन्होंने कहा कि अगर एक सूरत है हम पहले बैटिंग करें, अच्छा टारगेट दें, और उसके बाद इंग्लैंड की पूरी टीम को ड्रेसिंग रूम में लॉकअप कर दें, टाइम आउट हो जाएगा, हम जीत जाएंगे। टाइम आउट भी कैसे उन्होंने बताया कि एक प्लेयर को तो होते हैं 2 मिनट, इस टीम को बंद करें हम 20 मिनट के लिए सिर्फ 10/2। हाँ, सारों के 20-22 मिनट पूरे हो गए और हम जीत गए। तो बहरहाल इंग्लैंड ने क्वालिफाई कर लिया, उनके लिए तो अचीवमेंट है, क्योंकि ये उनके लिए बड़ा एक प्रॉब्लम था अगर वो ना। क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम सेमीफाइनल से आउट हैं, और क्रिकेस्टिकली देखें तो हम सेमीफाइनल में, ये जो सिनारियो उन्होंने बताया जी। अच्छा ये बताएं, टीम रिटर्न कर रही है वाया यूएई, ये कब वापस लौट रही है हमारी टीम? कल निकलेंगे सुबह वहाँ से, भारत से। अच्छा, शाम पूछा तो मैंने ऐसे जैसे कोई टमाटर इकट्ठे कर लें। नहीं, आई गेस ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे प्लेयर्स मैं बताते हुए ऐसे फील करूँ जैसे अभी मुझे बाबा ने कॉल करके बताई। हाँ, सुबह निकलेंगे, शाम में दुबई पहुँचेंगे, अपने अपने घरों को जाएंगे सब। दुबई शाम को पहुँचेंगे, वहाँ से वापसी होगी शाम में, तो सब अपने अपने घरों में जाएंगे। और ये अपडेट है, इसके बाद आराम करेंगे, रोएं धोएंगे प्रोबेबली। कोई ऐसा थ्रेट तो नहीं है किसी को, जैसे पहले किसी ज़माने में हुआ करता था वसीम अकरम के सब अलग अलग पथराव हो गया, ये हो गया मेरा ख्याल है अब लोग, ये हमारे पुराने क्रिकेटर्स की कुछ वैसे भी आदत है, कुछ बातें जो है ना, नहीं हुआ भी है। आप तो उस वक्त छोटे थे, हम बड़े थे, शायद हम ही नहीं हुआ था 96 के वर्ल्ड कप के बाद, मैं तब नहीं था, लाहौर में वसीम अकरम के घर पे पथराव हुआ था। ये तो अब अंदाज़ा करें जो खबर पीटीवी के खबरनामे में आई हो कितनी ऑथेंटिक होगी, बिल्कुल, और वो भी तशद्दुद की। हाँ, तो कितनी ऑथेंटिक
संडे को होगी। तो बहरहाल लेकिन अब आई गेस ऐसा नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। टीम में बहुत सारी खामियां थी, बहुत सारी चीज़ें थी उस और हमें पता था हाँ, ऐसा हम होना एक्सपेक्ट था कर ना रहे कि थे। हम ऐसा पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा खेल रही होती और फिर वर्ल्ड कप में ऐसी परफॉर्मेंस आती, फिर कुछ ना कुछ तो गुस्सा जितना बनता। इनपुट था उसके अकॉर्डिंग समहाउ थोड़ा बहुत फ़र्क रह गया, लेकिन आउटपुट रहा। लेकिन अब मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि वर्ल्ड कप में ये पीटीवी की न्यूज़ है मुझे जी लग रहा है। जी ठीक। वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस के बाद अब हम मिलकर बैठेंगे और मुख्तलिफ़ चीज़ों का जायज़ा लेंगे। हम इस टूर्नामेंट से मुस्बत चीज़ें लेंगे और अपनी गलतियों पर बात करेंगे। मैं टीम की तामीर नौ की क़यादत करने का ख्वाहिशमंद हूँ। और वर्ल्ड कप के अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड से शिकस्त के बाद बाबर आजम ने कहा है कि हमने कुछ मैचों में बहुत ज़्यादा रन्स दिए हैं और हमारे स्पिनर्स ने भी विकेटें नहीं ली। अच्छा उन्हें पता है, जिससे मदद नहीं मिल सकी और इससे बड़ा असर पड़ा क्योंकि मिडल ओवर्स में विकटें लेना ज़रूरी होता है। कप्तान का कहना ये भी था कि हमने बड़े स्कोर दिए, जिससे ज़ाहिर होता है कि बॉलर्स के पास गलतियों की गुंजाइश बहुत कम थी। ये उनका स्टेटमेंट है राइट आफ्टर द मैच। ये हमारे सियासतदानों वाले तामीर नो पॉलिटिकली करेक्ट हुआ है नए ना। सिरे से हम करेंगे, हाँ। मस्बत सोच लेकर आएंगे और ये तमाम ये वही सिनारियोज़ है जो हम पुराने सुनते आ रहे हैं। पिछले वर्ल्ड कप में भी यही सब कुछ था। 2015, 19 और 23 तीनों वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे इस वर्ल्ड कप में 5वें नंबर पर हमने एंड किया पॉइंट्स टेबल पर। वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान टीम जो है वो क्लिक नहीं कर पाती ऐसे इवेंट में कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्रिकेटर की लाइफ में। हमारी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम बायलैटरल सीरीज़ को एक्सपेरिमेंटेशन के लिए रखें, वहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट्स करें, वहाँ पे तजर्बे करें, वहाँ पे प्लेयर्स को एक थर्स्ट होनी चाहिए कि हमने टीम में शामिल होना है। ठीक है। ताकि उन प्लेयर्स की सिलेक्शन जो है फिर वर्ल्ड कप के लिए हो। तो ये हमारे यहाँ क्या होता है कि वर्ल्ड कप से पहले बायलैटरल सीरीज़ में सब हीरो बने होते हैं और अचानक से जब वर्ल्ड कप आता है कोई एक आध प्लेयर इधर उधर इंजर्ड हो या कोई और मसला हो जाए तो बाकी ऐसे तमाम प्लेयर्स जो बिल्कुल मंजर आम से गायब होते हैं वो अचानक से सामने आ जाते हैं। सो ये मसला है जिसको देखने की ज़रूरत है, इस सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। हमारे प्लेयर्स को डर रहता है कि क्या हम टीम में शामिल होंगे भी या नहीं होंगे, आकर भी हम होंगे। तो ये बड़े मसाइल हैं। जैसे इमाद वसीम कहते हैं कि जी 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 बिल्कुल वो बेसिकली सेकंड नंबर पे थे ऑलराउंडर्स की लिस्ट में आईसीसी रैंकिंग्स में, और उनको टीम से उसके बावजूद टीम से आउट किया गया। तो ऐसी इनसिक्योरिटीज़ जब प्लेयर्स को होंगी तो बहुत से मसाइल होंगे। तो स्ट्रक्चर को बड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है और उस पर टाइम लगेगा। अभी भी 4 साल हैं। T20 वर्ल्ड कप तो अगले साल है। हमारी T20 की टीम अच्छी है, उम्मीदें हैं अगले वर्ल्ड कप में कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन ODI वर्ल्ड कप हम पता नहीं क्या हमारा स्ट्रक्चर है, हम कैसे तैयारी कर रहे हैं। हमारा ये आखिरी वर्ल्ड कप था और अगले 13 माह के बाद हमारा अगला आखिरी वनडे था। अगले 13 माह के बाद हमारा अगला वनडे, अच्छा नवंबर 2024 में। अब 13 माह का गैप आ जाएगा, वनडे नहीं खेल पाएंगे जी। तो ये हमारी तैयारियों थे। हम इस क्रिकेट को इस हद तक सीरियस ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा। स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है। यहाँ साद अली कहते हैं तुम जीतो या हारो हमें तुमसे एक उम्मीद ही है और मुबशिर भाई स्पेशली इसका आंसर आप देंगे पहले। यार हम तो पहली एपिसोड में आंसर दे गए थे आप फिर हमसे आंसर मांग रहे हैं। हमारी तरफ से जवाब है। देखिए हाँ बिल्कुल, और उम्मीद तब होती है जब आई मीन आपके प्लेयर्स उस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। हमारी बॉलिंग ने बहुत स्ट्रगल किया थ्रू आउट द टूर्नामेंट किया। अब उसकी आप जितनी मर्ज़ी तौजीहात पेश करें, बैटिंग विकेट्स थी, ये थी, वो थी, फ़लाँ थी, उनके बॉल उनके दूसरी टीम्स के बॉलर जो हैं बॉल उनके टर्न हो रहे थे, हमारे नहीं हो रहे थे। इस हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आई कि इंडियन बॉलर्स आर प्रोवाइडेड विद अ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉल, जिसकी वजह से जी वो स्विंग हो रही है, मैजिक बॉल्स दी जा रही हैं। ये क्या कहानी है? ये आपको नहीं पता? नहीं सर, ये तो अब आपने ये तो इतनी बड़ी स्टोरी बन चुकी अच्छा है। वाकई में ये किसने कहा है? ये पाकिस्तान के एक साबिक क्रिकेटर हैं हसन रज़ा शायद। जी बिल्कुल बिल्कुल, यंगेस्ट टेस्ट मैच प्लेयर, एग्जैक्टली टेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ पाकिस्तान ऑफ वर्ल्ड। अब तो काफ़ी सीनियर, काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं। मैच्योर तो नहीं कह सकते जिस तरह की स्टेटमेंट है, लेकिन काफ़ी बड़े हो चुके हैं। अब दिखाइएगा आप कैसे हैं, मतलब हमने तो ये देखें अब ऐसे हो गए हैं। वी वर इन क्लास 8 ओ भाई अब तो अंकल हैं, मतलब ये तब आए थे जब हम 8वीं 7वीं में पढ़ते थे। एनी हाउ, तो वो ये कहते हैं कि बेसिकली उन्होंने एक तरह का इल्ज़ाम लगाया है आईसीसी पर और बीसीसीआई पर कि भारत की टीम को सपोर्ट किया जा रहा है। जब उनकी बॉलिंग आती है तो गेंद जो है तब्दील कर दी जाती है। कोई मैजिकल बॉल आ जाती है कि जिससे स्विंग बहुत ज़्यादा होता है, और स्विंग तो बहुत ज़्यादा होता है। ये तो बहुत एक्सेप्शनल हमें स्विंग देखने को मिलता है जब भी भारत अपनी बॉलिंग करता है। शायद उन्हें पिचेस का अंदाज़ा है, लेकिन इस तरह के इल्ज़ामात तो
बड़े अजीब हैं। अच्छा ये बताएं कि एक तो ये कि हमारी तरफ से इस तरह की बातें मुख्तलिफ क्रिकेटर्स कर भी रहे हैं, हमने इससे पहले भी जिक्र किया उनका, क्या दूसरी टीम्स के या दूसरे जो क्रिकेट के साबका खिलाड़ी हैं उन्होंने उनमें से भी किसी ने इस तरह की कोई बात की है, कोई कि मतलब इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, विकेट्स के हवाले से बॉल की तो बहुत बड़ी अजीब बात है कि जी बॉल कोई डिफरेंट है उनके पास, क्वेश्चनेबल हो गया ये वर्ल्ड कप, या आप समझते हैं कि सिर्फ हम पाकिस्तानी ही कर रहे हैं ऐसे? हम पाकिस्तानी ज़्यादा कर रहे हैं, इसके अलावा तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। डीआरएस में टेक्निकल प्रॉब्लम्स ज़रूर आई हैं, लेकिन ये कुछ गलतियाँ ऐसी थी जो कि अंपायर के बिहाफ पे थी और अंपायर गलती कर देता है, इसमें कोई इशू नहीं है। और दूसरा वसीम अकरम ने फिर इसकी वजाहत की थी ये बयान सुनते ही सॉरी, तो वसीम अकरम ये कहते हैं कि प्रोसीजर ये होता है कि बेसिकली पूरा एक डिब्बा जो ब्रीफ केस लाया जाता है जिसमें बॉल होती हैं, उसमें 12 गेंदें होती हैं, अंपायर वो लेकर आता है, तमाम रेफरीज होते हैं, कुछ और लोग भी ओहदेदारान होते हैं, वो टीम के कैप्टन, दोनों टीम के कैप्टन में डगआउट्स में जाकर उनके सामने बॉक्स खोलते हैं, रैंडमली 2 गेंदें उठाई जाती हैं। टेस्ट में उन्होंने बताया टेस्ट के लिए 2 होती हैं, वनडे के लिए वो एक एक गेंद अपनी अपनी इनिंग्स के लिए उठाई जाती हैं। तो ये प्रोसीजर होता है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि गेंद जो है वो कोई कुछ ऐसी दी जाती है कि जिसमें कोई आप बहुत ज़्यादा स्विंग हो जाए, कोई टेम्पर्ड बॉल हो, ऐसा नहीं होता। पता नहीं क्या अजीब, वो वसीम अकरम ने तो ये भी बोला कि अपनी बिस्तियाँ तो करवाते ही हैं, हमारे भी करवा रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली यार, थोड़ा सा आगे पता नहीं अब खबरों में आने के लिए किसी चैनल पर नहीं है, अनलकीली नहीं है, और शुक्र करें नहीं है, अगर किसी चैनल पर होते मोहम्मद शामी तो इन्होंने रोज़ ऐसी बातें करनी। उन्होंने स्टोरी शेयर की। अच्छा, उन्होंने अपनी स्टोरी में ये लिखा कि इंस्टाग्राम स्टोरी थी, लिखा कि शर्म करो, खेल पर फोकस करो, ना कि फालतू बकवास पर, कभी तो दूसरों की कामयाबी को एंजॉय किया। हाँ ये मैंने पढ़ी थी बिल्कुल। ये आईसीसी टूर्नामेंट है, आपका लोकल टूर्नामेंट नहीं, आप खिलाड़ी ही थे ना। इसके अलावा वो कहते हैं कि वसीम भाई ने समझाया है, फिर भी अपने खिलाड़ी वसीम अकरम पर यकीन नहीं है आपको, आप तो अपनी ही तारीफ करने में लगे हुए हैं। हाँ दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, एक तो हार रहे हो, एक तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, और ऊपर से तौजीहात पेश कर रहे हैं। आई मीन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये भी है कि आप उसको ओपनली एक्सेप्ट करें, ठीक है, हम कहाँ लैग करते हैं। बाबर की वैसे इस हवाले से स्टेटमेंट ठीक है कि हम उस चीज़ को देखेंगे, उन्होंने एटलीस्ट हमारे कैप्टन ने या किसी ऑफिशियल ने ये नहीं कहा कि जी बड़ा मसला होगा। बहरहाल खबरों में रहने के लिए ने बोला था। अच्छा, ड्यूरिंग वर्ल्ड कप वो जो मिकी आर्थर हमारी टीम के डायरेक्टर, दिल पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान, ये आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं है। अच्छा, वो भी बोलने से पहले किसी से मशवरा ही कर लेता, मतलब बाकी साहब उनसे मशवरा करते हैं। मतलब वो दिल पाकिस्तान वाली बात करने के लिए थोड़ा मशवरा कर लेता है कि भाई मैं ये कहने लगा हूँ। एनीहाउ जी, अच्छा कुछ वर्ल्ड ये अंग्रेज़ों को थोड़ा सा होता है ना, ये पाकिस्तान टीम में जो आते हैं, हमें ज़रूरत नहीं दिल पाकिस्तान इस तरह की लाइंस बोलते हुए वो उनको हो जाते हैं, रटी होती हैं उन्होंने। बिल्कुल। अच्छा, अब व्यूअर्स आते हैं कुछ वर्ल्ड कप के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ। इस हवाले से ज़हीन के पास कुछ फैक्ट्स हैं वर्ल्ड कप में इस दफ़ा, हर दफ़ा। बाय द वे आज 44th मैच था जो हम हारे, आई गेस 44th ही था, यस। तो कल ग्रुप मैचेस का आखिरी मैच है जो कि इंडिया और नेदरलैंड्स के दरमियान आई गेस खेला जाएगा, और इंडिया तो ऑलमोस्ट क्वालिफाइड है। कल का मैच जीत कर भी वो नाकाबिले शिकस्त रहेंगे ग्रुप स्टेजेस में। इंडिया के स्टैट्स की बात लेकिन आप ये भी बात करें, नहीं मैं स्टैट्स की बात करूंगा तो आप थोड़ा सा और खुश होंगे। अच्छा वो इसलिए कि इंडिया ने इससे पहले भी ग्रुप स्टेजेस को एक दफ़ा जब बिल्कुल नल एंड वॉइड किया था, कोई मैच नहीं हारे थे, तब जाकर वो नॉकआउट में हारे थे। पिछले 3 वर्ल्ड कप की बात करें तो तीनों वर्ल्ड कप में भारत जो है सेमीफाइनल में हारा है, और लास्ट टाइम जो 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था वो भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उसका था, वो हारा था। इस दफ़ा भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और इस दफ़ा होम ग्राउंड है, होम क्राउड है। इस दफ़ा इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, चांसेस कम ही है कि वो हारे। बॉल्स भी उनके पास डिफरेंट है। अच्छा जी, कुछ फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट दिस वर्ल्ड कप। क्या करते हैं, वो एक और भी इल्ज़ाम हम पाकिस्तानी लगाते थे, पिचेस खोद दी जाती हैं, पता नहीं खोदी भी गई हैं, वैसे जादू किया जाता है। वो तो फिर खैर ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन ये है कि पिचेस खोदी गई हैं। पाकिस्तान की एक सीरीज़ थी, पाकिस्तान इंडिया विजिट किया, टेस्ट सीरीज, वनडे और टेस्ट सीरीज़ थे आई गेस, इनमें से कोई एक थी। तो स्टेडियम मेरे जहन से निकला कि अहमदाबाद का ही था या पता नहीं कोलकाता था। हिंदू इंतहा पसंदों ने जाके रात को पिच खोद दी थी। ये भी पीटीवी पर खबर चली थी। अगेन यू कांट चैलेंज मतलब दिस। कितनी बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर थी, और उस वक्त तो बहुत बड़ी थी कि मतलब अब ये क्या एक्सट्रीमिज्म है। 96 के वर्ल्ड कप में तो आग शाग भी लगाई, थोड़ा एंटी इंडियन बोलना चाहिए। अरे जी, मे द बेस्ट टीम विंस, हमारा शुरू से ये मोटो है। जस्ट किडिंग, ये बातें भी साथ साथ चलती रहती हैं आप लोगों के लिए। लेकिन कुछ आप कह रहे थे कुछ इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड्स बने हैं इस वर्ल्ड कप में जी। इस दफ़ा किसी भी वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज़्यादा फैंस ने स्टेडियम में जाकर मैच देखा है, 1 मिलियन।
अच्छा। अभी तक के स्टैट्स 1 मिलियन के हैं, 10 लाख से ज़ायद फैंस जो हैं स्टेडियम्स में जाकर मैचेस देख चुके हैं। और अभी तो सेमीफाइनल्स और फाइनल्स होना है जिसमें रहते हैं, तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। होती है शायकीन की। सो ये फैंस की जो अटेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा रही। और अगर इंडिया फाइनल में पहुंच गया फिर तो बहुत ही ज़्यादा फैंस की अटेंडेंस हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो व्यूअरशिप है, मैं आपको स्टैट्स बताऊंगा, अभी मैंने स्टैट्स निकाले हुए थे, जी जी। खेल दे खिलाड़ी में भी मैंने शेयर किए थे। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे अगर शेयर कर दें तो हाँ आप हैरान हो जाएंगे कि बेसिकली भारत को इस वर्ल्ड कप से कितनी ज़्यादा आमदनी हो रही है। जो ओवरऑल अगर हम बात करें इससे, जो पाकिस्तानी करेंसी में जो भारत कमाएगा वो 66,000 करोड़ रुपए है, 2.6 बिलियन डॉलर्स। 66,000 मतलब एक है 36,000 करोड़। हमारे यहाँ एक पॉलिटिशियन के बारे में कहा जाता है कि इतना उन्होंने करप्शन किया है, तो ये 36 तो फिर 66 तो बहुत ही ज़्यादा है। बिल्कुल। पहले ही इतने अमीर हैं, ये और हो जाएंगे इनका बोर्ड। हाँ, और ज़्यादा इजारादारी हो जाएगी, और ज़्यादा डिफरेंट बॉल्स लेकर आएंगे। बिल्कुल। इससे पहले जो सबसे ज़्यादा इकॉनमी को फ़ायदा हुआ था आईसीसी को इस वर्ल्ड कप से, वो पिछला वर्ल्ड कप था 2019 का। आप डिफरेंस देखें कि 2019 के वर्ल्ड कप में 350 मिलियन डॉलर्स की आमदनी हुई थी और यहाँ पे 2.6 बिलियन डॉलर्स। तो ये तो बहुत ह्यूज डिफरेंस बहुत है। ह्यूज डिफरेंस है। ओके। अच्छा, एक तो हो गया। इसके अलावा एक और चीज़ के, आप चूँकि मैचेस यहाँ पे हो रहे हैं, जो पाकिस्तान इंडिया के मैच में भी 1,32,000 शायकीन थे, इसके अलावा और भी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो टीवी राइट्स, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के हवाले से है, वहाँ से कितना कमा रहा है, वो तकरीबन बनता है जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से इंडिया को मिलेंगे 36,000 करोड़। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, स्ट्रीमिंग और ब्रॉडकास्टिंग होगी। इस दौरान जो चूँकि हफ्ते के 7 दिनों में मैचेस थे, जहाँ पे भी स्क्रीनिंग हुई थी, उन स्क्रीनिंग के भी राइट्स बीसीसीआई के पास थे। तो उन स्क्रीनिंग के जो पैसे हैं, इसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स में लोग जाकर मैचेस देख रहे थे शाम को, जितने भी प्लेयर्स इकट्ठे होते थे, दोस्त अहबाब, तो वहाँ पे जो स्क्रीनिंग की मद में 15,000 करोड़ पाकिस्तानी वो इकट्ठे हुए। उन स्क्रीनिंग्स के राइट्स भी बीसीसीआई के पास थे। ये एक बड़ी इनोवेशन है भाई। देखें वो बहुत आप ये देखें कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच से पहले जो ओपनिंग सेरेमनी थी, अरिजीत सिंह ने जो परफॉर्मेंस दी थी, उसके राइट्स स्टार स्पोर्ट्स ने नहीं लिए थे, उनको ब्रॉडकास्ट नहीं करने दिया। आधे घंटे की वो एक ब्रॉडकास्ट थी। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड कप की टिकटों से, तो वो तकरीबन कोई 6,000 करोड़ रुपए की आमदनी, ठीक है। और अगर इसके अलावा जो ट्रैवल और मर्चेंडाइजिंग और इस तरह से जो ऑल इन ऑल जितने भी हम कह सकते हैं रिहाइश के हवाले से इतने मामला, ब्रॉडकास्टर्स आए हैं, फॉरेनर्स हैं जितने भी, उन तमाम को 66,000 करोड़ पाकिस्तानी वहाँ से आमदनी। तो ये तमाम मामलात हैं। अच्छा, आई एम सरप्राइज्ड अगर क्रिकेट का ये मैग्नीट्यूड है तो फिर फीफा वर्ल्ड कप का क्या होता होगा? बहुत। अब अगला स्टैट जो सबसे इंटरेस्टिंग मैं चाह रहा था कि वो यहाँ पे शेयर किया जाए, जी कि 1 सेकंड का ऐड इस वर्ल्ड कप के दौरान शुरू से लेकर अभी तक, सिवाय पाकिस्तान के मैच के, पाकिस्तान इंडिया के मैच के, जिसमें एक बॉल बहुत ज़्यादा महंगा था, एक बॉल तो क्या 1 सेकंड का ऐड बहुत ज़्यादा महंगा था। ओवरऑल तमाम मैचेस में 1 सेकंड के ऐड का रेट जो है वो 9 लाख रुपए पाकिस्तानी था। लाइक अगर अब 10 सेकंड है, 10 सेकंड का 90 लाख आप सीधा कह लें। अगर आप एक दफ़ा एक स्पॉट 10 सेकंड का लेते हैं, पिछले तमाम वर्ल्ड कप से भी ये 40% ज़्यादा है। इंटरेस्टिंग। तो ये आप देखें कि एक कंपनी अगर अपना इश्तिहार 3 घंटे का भी मैच नहीं होता, तकरीबन 5 से 6 घंटे का ये मैच है, उस दौरान एक कंपनी का इश्तिहार पता नहीं कितनी दफ़ा चलेगा। ओके। अच्छा, एक और चीज़, एक इंसिडेंट इवेंट हुआ छोटा सा। बाबर ने रिफ्यूज़ किया इरफान को इंटरव्यू के लिए। इरफान उनका, क्योंकि इरफान पठान जो हैं वो स्टार स्पोर्ट्स के साथ मुंसलिक हैं और वो अपना माइक लेके पीछे हैं एंड बाबर उनको इग्नोर कर रहे हैं। वो क्या कहानी हुई है, वो हुआ क्या? बेसिकली इंटरव्यू देना इसे क्यों रिफ्यूज़ कर दिया उन्होंने? जो एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें एक मीडिया का नुमाइंदा जो था स्टार स्पोर्ट्स का, वो बाबर आजम के पीछे था और बाबर आजम कुछ हाथ ऐसे कर रहे थे। तो ये हमारे एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया कि इरफान पठान ने वर्ल्ड कप के ब्रॉडकास्टर स्टार जो स्पोर्ट्स के लिए बाबर आजम का इंटरव्यू करने की कोशिश की, और पहले जो है उनकी प्रोडक्शन टीम आई और उन्होंने कहा कि इरफान पठान आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। बाबर ने लिफ्ट ही नहीं करवाई। इसके बाद इरफान ने कहा कि मैं ख़ुद जाकर बात करता हूँ। इरफान बाबर के पास गए तो बाबर ने कहा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो लोग ज़्यादा बात करते हैं मैं उनसे बात नहीं करता। ये कहकर बाबर ने इरफान पठान से बात नहीं की और ग्राउंड से चले गए। गुड। तो ये वो कहते हैं कि मैंने ये रिपोर्ट जो है वो इंडियन मीडिया पर देखी, जो उन्हें ऑथेंटिक लगी थी।
अच्छा ये बताएंगे इस तरह का हाउ डू यू लुक एट सच एटीट्यूड? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अलग एक फेल है। आप खुद भी उन लोगों को उन्हीं में मिक्स कर रहे हैं, उन्हीं के मतलब according। ये तो उन्हीं हाँ, की अप्रोच हो गई, जिस उन्हीं तरह की से वो approach कहते हैं कि हम होगी। पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते, हम पाकिस्तान नहीं जाना अब चाहते। इरफान पठान, अब ये एक बड़ा मसला है, हम सोशल मीडिया पे भी अक्सर लोग बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये शक भी होता है, शायद रियलिटी इसमें ना हो, कि वहाँ पे रहने वाले जो लोग मुसलमान हैं वो शायद अपनी ये जो एक क्या कहेंगे, अपनी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने अपनी के लिए एग्जिस्टेंस को और भारत से अपनी मोहब्बत को जस्टिफाई करने के लिए, थोड़ा उसको सा prove ज़्यादा करने के लिए बहुत थोड़ा सा ज़्यादा हल्का सा ज़्यादा कर देते कर देते हैं। जैसे मोहम्मद शमी 5 विकेट लेने के बाद सजदा करने लगे, अचानक रुक के, ठीक है। इसी तरह से इरफान पठान अफगानी प्लेयर्स के साथ नाच रहे हैं। आप ब्रॉडकास्टर्स हैं, आपका न्यूट्रल रहना ज़रूरी है, चाहे आप हिंदी कमेंट्री कर रहे हैं, थोड़ी सी बायसनेस है, लेकिन ऐसा नहीं होता किसी भी प्रोफेशनल इदारे में। और अच्छा, ये तो कहते हैं, ये चीज़ें हमारे शेब अख्तर कहते हैं कि भारतीय मीडिया वाले सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल है, टाइम का ख्याल रखना, तमाम मैनर्स। बिल्कुल प्रोफेशनल हैं। और इस इंसिडेंट के बाद तो मैं कहूँगा कि थे, मतलब हमने रवि शास्त्री को पाकिस्तान की जीत पर द वे ही यूज्ड टू डू हिज कमेंट्री, बड़ा मज़ा आता था। और कोई भी टीम हो, अनबाइस होना रहना चाहिए कमेंटेटर्स को, कवरेज करते हुए। फिर जितने भी इरफान पठान ने अफगानी प्लेयर्स को अपने घर भी बुलाया दावत पे, और उसकी बड़ी तशहीर भी हुई, हाँ जी। बहुत खबरें बनी। वो एक अलग वो स्वैग प्रूव है। करते करते ही मर जाएंगे। हाँ। अदनान समी को देख लें। हाँ अच्छा जी। अच्छा इंटरेस्टिंगली उस दावत में अदनान समी भी मौजूद थे, जिसमें इरफान पठान ने बुलाया है। जी। अच्छा वाह, क्या मतलब यार, क्या कहे बंदा, इस पे एक अलग से एपिसोड हो सकती है। ऑलराइट, सो तो ये था। अच्छा ये हम बताएं, पाकिस्तान में हैं, हम आज़ाद हैं, बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ आई गेस बाबर को थोड़ा प्रोफेशनली देखना चाहिए था, उनको एक एज एनी अदर नेक्स्ट जर्नलिस्ट या टीवी होस्ट डील करना चाहिए था। वो जो इंटरव्यू लेना चाहता है, जैसे सबको देते हैं उनको भी कहते हैं हाँ जी आएँ, और अगर कोई ऐसा वैसा सवाल होता तो करारा जवाब इंटरव्यू में दे देते, वो ज़्यादा बेहतर था, ज़्यादा प्रोफेशनल लगता। अब ये बताएं फ्यूचर टूर्नामेंट्स के हवाले से क्या है हमारे पास फ्यूचर में अपकमिंग? 2025 की एक तो चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से अब भी बातचीत चल रही है, जो कि पाकिस्तान में होगी। भारत भी पाकिस्तान आएगा इंशाल्लाह। आईसीसी के इवेंट है, इग्नोर करना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। इंग्लैंड भी अब ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुका है और अच्छे मुकाबले होंगे। बांग्लादेश तो ऑफिशियली आउट है, लेकिन अफ़गानिस्तान एक दफ़ा एक सरप्राइजिंग इंक्लूजन हो सकता है तमाम टीमों के लिए, जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी रही। चाहे वो सेमीफाइनल में नहीं जा सके, लेकिन आइंदा आने वाले आईसीसी के टूर्नामेंट्स में वो एक तगड़ी टीम के तौर पर सामने आएंगे। ओके, सो ये था आई गेस आज का एपिसोड जो आप लोगों ने देखा, क्रिकेस्टिक, एंड विशिंग ऑल द प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तानी टीम ऑल द बेस्ट फॉर देयर फ्यूचर। और थोड़ा सा सोचें, रिलैक्स करें। फ़खर जमान को आराम करवाया तो उन्होंने आके परफॉर्मेंस दी, इनको भी थोड़ा रिलैक्स होने की ज़रूरत है। तो हो गया जो होना था। और थोड़ी सी चाहिए कि जो भी चेंजेस करें यार, एक कंसिस्टेंसी रखें। ये जो फैंस दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, इनके बारे में क्या मतलब, क्यों इतना आप इन्वॉल्व होते हैं? गेम है, आप उसको गेम के तौर पर लें। हार जीत इज़ द पार्ट ऑफ गेम। तो अलबत्ता हाँ, अगर इंडियन सुन रहे हो तो टीवी टूटने वाली कोई बात नहीं होती हमारे यहाँ। हाँ। ये पुराना आप लोगों का जैसे जनाब है ना, आप अपनी मूवीज़ में यूज़ करें। हाँ, ये भी एक वो स्टीरियोटाइपिंग की हुई है कि पाकिस्तान नहीं भाई, इतना कोई जज्बाती नहीं अच्छा खेला, हार गए, इट्स नॉट अ बिग डील होता है। अब वो पुराने वाले टीवी हमारे लोगों के घरों में नहीं है। हमने ये जुमला एज अ नेशन बारहा सुना हुआ है, कौमों की ज़िंदगी में ऐसे दिन आते हैं, तो टीमों की ज़िंदगी में भी ऐसे दिन आते हैं भाई, वो कभी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इट्स ओके, उन्हें टाइम देना चाहिए, ज़ाया नहीं कर सकते। हमारी ख्वाहिश थी कि वो अच्छा परफॉर्म करें, नहीं कर पाए तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें को देखा जाएगा, असेसमेंट होगी, तब्दीलियों के इम्कान आते हैं बेहतरी के लिए। हमने पीटीवी टाइप का किया, बेहतरी के हाँ होना चाहिए, होप देके जाना चाहिए। इस हमारी ऑडियंस इतनी ज़बरदस्त ऑडियंस है, होप बहुत कम मिल रही है आजकल, तो जाते जाते आप और अगर किसी को देना दे, कहते हैं ना दुआ दे के जाना चाहिए, तो हम दुआ, वो अहद वफा वाली दुआ, और उम्मीद बहार रख, पाविस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख वाली, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होगा ये अलामा इकबाल का। जी शेयर करें, हमारे प्रोड्यूसर साहब लगे हुए कुछ कर रहे हैं। एयरवाई न्यूज़ पे जो न्यूज़ कास्टर्स बेचारे, उनको तो जो स्क्रिप्ट जो ट्रांसक्रिप्ट सामने शो हो रही होती है, हाँ, उन्होंने वही प्रॉम्प्टर के ऊपर, तो वो उनके एंकर अच्छे खासे सीनियर एंकर हैं, मेल एंकर जो है वो शेर पढ़ रहे हैं अलामा इकबाल का, और फीमेल एंकर जो है ओहो कर रही हैं। अच्छा। और वो अलामा इकबाल का शेर ही नहीं और ये इकबाल डे की ट्रांसमिशन है। ओह माय गुडनेस यार, सो वी क्या कहें, वी नीड टू थिंक कि भाई
प्लीज़ यार हर चीज़ को इतना लाइट नहीं लिया। आप यकीन करें क्रिकेस्टिक की एपिसोड प्रिपेयर करने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की ब्रीफ मैं अहमद भाई से लेता हूँ कि प्लीज़ कुछ बताएं, कुछ करें, क्या करना है। तो एक प्रिपरेशन होनी चाहिए, हमारी भी कोशिश होती है प्रोफेशनल्स को एक प्रिपरेशन के साथ ही आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ये था आज का क्रिकेस्टिक। विल मीट अगेन वेरी सुन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।